पंचाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। तो क्या था लंग लकार के रूप? वो जैसे बोले जाते हैं ना, तो हर कक्षा में जैसे पहले भी बोला गया, आकार का अगर उच्चारण नहीं होगा ना तो वर्ण हो जाएगा हलंत। उससे समस्या ये आएगी, जैसा आपने बोला आप वैसा लिखोगे, क्योंकि लिखने का अभ्यास तो छूटता ही जा रहा है लगभग सबका ही प्रायशः, क्योंकि अब हम टाइपिंग का भी प्रयोग करते हैं फोन में, तो वहां से सारी चीजें हो ही रही है। तो अगर लिखने का अभ्यास हो तो ठीक है, तब भी सही उच्चारण तो करना ही चाहिए। अब जैसे क्या बोला गया अभी, अपठत अपठतम या अपठत अपठताम होता है ना, तो अपठत अपठताम, यहाँ पे ठकार का जो आकार होगा ना उसका उच्चारण भी करना है। तो अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम। देखो अपठतम, एक एक आकार का आकार बोला, ठा का आ बोला, ता का आ बोला और माँ का आ नहीं बोला, तो उससे साक्षात क्लियर हो जाता है। और जब पढ़ना लिखा ही वही है तो वही पढ़ना चाहिए। तो अपठः अपठतम अपठता, फिर अपठता बोला तो यहाँ पे तकार पूरा होगा। अपठम अपठाव अपठाम, जो अभी वकार का आकार नहीं बोला था उत्तम पुरुष में, तो उस पे ध्यान रखना है। अच्छा याद तो हो जाए, पर एक बार अगर गलत याद हो जाए ना और फिर ठीक नहीं होता, वो बहुत प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे भगवत गीता का महात्मा है, मैंने गलत याद करा था तो मैं उसको गलत ही पढ़ता आया था जब तक ठीक नहीं करा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा अभ्यास 8, 7 अभ्यास के हम वाक्य कर चुके हैं और आगे उसमें 30 वाक्य भी कर लिए थे। तो यही है, एक एक हफ्ते पे एक एक अभ्यास करते रहते हैं। तो आज क्या है, दिनांक 25 तारीख, और आज चतुर्थी है। ठीक है, चतुर्थी है आज, क्या है, तृतीया है। कौन सा, आज कौन सी माता का नवरात्र है, कोई बताओ नाम। हम्म, और कौन सा रूप है आज का, बताओ कोई। ठीक, कुष्मांडा रूप कहा जाए, ठीक है। चतुर्थी है आज तो। अस्तु, आगे बढ़े फिर। यह अभ्यास 8, आज हम चर्चा करेंगे इकारांत शब्दों के बारे में। उसके बाद जो प्रतिदिन की तरह धातुएं आएंगी, फिर उसके बाद आज हम समझने वाले हैं तृतीया विभक्ति का प्रयोग, जो कि महत्वपूर्ण है। उसमें फिर आपको समझ में आ जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो से अर्थ निकलता है ये कहाँ से निकलता है। ठीक है, तो इकारांत पुल्लिंग, तो उसमें क्या लिख रखा है, जो रेड पेन से है ना वो वास्तव में हिंदी में है, वो पहले में हरि ही विसर्ग लग गया था, बाकी सब ब्लू वाला जो है वो उसके पर्यायवाची शब्द है, और एक शब्द आपको इकारांत पुल्लिंग वाला मिल जाए। जैसे हरि ही, विष्णु जो शब्द है वो उकारांत पुल्लिंग है, लेकिन पर्यायवाची भी तो स्मरण करने हैं। तो एक कथा मैं हमेशा सुनाता ही हूँ कि उसमें आती है एक स्टोरी कि जो हमारे नारद जी हैं वो भगवान विष्णु से कहते हैं कि आपके समान मुझे मुख दे दिया जाए, तो वो उनको वानर के समान मुख दे देते हैं। तो क्यों, तो क्योंकि विष्णु जो शब्द है उसका एक अर्थ वानर भी होता है। तभी उनको फिर वो शराप देते हैं कि आपको भी पृथ्वी पे जाके वानरों की सहायता से अपनी स्त्री को ढूंढना पड़ेगा, वो जो कथा आती है। तो हरि ही विष्णु वानर, उसका अर्थ क्या है, हरि जो पर्यायवाची। फिर आता है मुनि, तो इनके रूप एक समान ही चलते हैं, हरि की तरह, हरि ही हरि हरयः, मुनि ही मुनि मुनयः। तो वो याद कर लेना, पुस्तक में दे ही रखे हैं। तो मुनि हो गया। मुनि और ऋषि में अंतर होता है, वो कुछ छोटे छोटे अंतर होते हैं, 4 प्रकार, जैसे ब्रह्मर्षि राजर्षि इत्यादि, तो उसमें भेद होता है। कवि ही, कवि ही का क्या है, कवि, तो काव्य जो शब्द है वो कवि शब्द से ही बनता है, काव्य जो होता है ना, काव्य। जो आगे, यति ही सन्यासी, रवि ही आदित्य सूर्य, तो उस, तो वो सूर्य। तो आदित्य शब्द ये आकारांत हो गया, सूर्य भी आकारांत, रवि इकारांत हो गया। तो शब्द की यहाँ पे प्रधानता है, ये अर्थ की नहीं है, जैसे बताया था कि पीयूष, ये शब्द भी नेक्टर यानी अमृत को दर्शा रहा है, सुधा भी दर्शा रहा है और अमृतम भी दर्शा रहा है, बेशक तीनों अलग अलग है। फिर आता है अग्नि, तो आग, गिरि ही पर्वत, तो गिरि, तो गिरि क्या होता है, पहाड़। तो एक आता है कपि ही बंदर, तो पार्वती का नाम, हाँ तो वही, क्योंकि वो उनकी वही माने हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। तो कपि ही बंदर, भूपति ही नृपः राजा, राजा। तो देखो अब क्या होता है, ये तीनों जो शब्द बोले गए ना, भूपति ही, ये कैसा है, ये इकारांत शब्द है,
नृपः आकारांत शब्द है। और ये जो राजा शब्द है ना, ये वास्तव में क्या शब्द है, ये मूल शब्द होता है। हे राजन, वो बोलते हैं ना, अरे कैसे लिख दिया, मतलब जैसे सीरियल्स में देखते ही हैं, महाभारत और उसमें, हे राजन, आप जो ये कर रहे हैं बहुत बुरा कर रहे हैं। तो वो जो राजन आता है वो यही वाला राजन होता है, क्योंकि इसी का प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनता है, राजा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्रातिपदिक हो गया। प्रातिपदिक मैंने आपको बता दिया था, प्रातिपदिक की चर्चा कर ली थी कि जो मूल शब्द होता है उसी को प्रातिपदिक बोल देते हैं और इसका रूप चलता है राजा की तरह। तो ये उसके लिए थी, नॉलेज के लिए, बाकी बाद में होगा ही ये तो, इसमें आगे आ ही रहा होगा। तो वो राजा शब्द सीधा उठा लिया गया। तीन प्रकार के उन्होंने शब्द बताए थे, तत्सम, तद्भव और देशीय। तो ये तत्सम होगा मेरे ख्याल से, तत्समान या फिर तद्भव, दो उसमें प्रकार आते हैं। तो उसमें कुछ प्राकृत जो संस्कृत से ही भाषा निकली उसके अंदर अंतर करके वो कर लेते हैं, तो वैसे ही फिर उसी से अपभ्रंश होती है, फिर उसी से ये भाषाएं निकलती है, तो संस्कृत ही मूल आधार है। फिर सेनापति ही के बाद आता है सेनापति शब्द, तो वही अर्थ हो गया। तो सेनापति ही, सेनापति, सेनापतयः, यानी बहुवचन में सेनापति, बहुत सारे सेनापति हैं इस सेना के, तो सेनापतयः, तत्सम, हाँ ठीक है, तो वो तत्सम हो, तत्समान मानेंगे शायद, हाँ। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द भी इसमें कुछ दे रखे हैं, किसके लिए, तृतीया विभक्ति को समझाने के लिए, वो यही है। अर्थ, अर्थ धन प्रयोजन। तो अर्थ शब्द का अर्थ ये भी होता है, तुम्हारा यहाँ आने का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है क्या प्रयोजन है। और मतलब जैसे एक हिंदी में अर्थ आता है, इसका क्या अर्थ है भाई, धन भी होता है अर्थ के लिए। फिर आगे आता है दंड, तो डंडा, तो अहम दंडेन बालकम ताड़यामी, मैं दंड से बालक को पीटता हूँ। तो ऐसे बन जाएगा दंडेन, इसलिए अभी वो सिखाएंगे, मतलब पुस्तक वाले। कंदुक, तो कंदुकः गेंद है, तो अहम कंदुकेन क्रीडामी, मैं गेंद से खेलता हूँ, इस प्रकार बन जाएगा। प्रयोजनम, ये भी एक शब्द संस्कृत का ही है, थोड़ा उपसर्ग पूर्वक युज धातु से कोई प्रत्यय हो गया होगा, तो ऐसे ही वो सारी प्रक्रिया चलती है। तो उपसर्ग याद हुए किसी को 22 अभी भी या नहीं? हम्म, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पहला उपसर्ग दिख गया, परा परा अपसम, तो उसमें ये रहा प्रा। और आगे वो प्रक्रिया चल जाती है, जैसे प्रा से युज धातु हो, जो भी है वो फिर आगे बन जाता है। ये सारा कृदंत का विषय ही होता है, कृदंत प्रत्यय होते हैं ये। फिर आगे क्या है, ये हो गया हमारे शब्द आज। अब बढ़ते हैं धातवः, धातु धातु धातवः। तो ये उकारांत शब्द है, विष्णु की तरह रूप चलेगा। तो वैसे, तो नृत्य, नृत्य, अब ये क्या है, तो वो कारिका याद है किसी को, जिसके अंदर हम 10 गण पढ़ते हैं। भवाद्यादादि चुहोत्यादि देवादि स्वादि रेवश तुदादिश्च रुधादिश्च तनादि क्री चुरादय। ठीक है, तो वही आ गया फिर। याद था तो बस, भवाद्यदादि जो होत्यादि दिवादि स्वादिरेव च, तो दिवादि ही आ गया, तो ये चौथा गण है। ठीक है, तो यहाँ दिवादि लिखा हुआ है। दिवादि का अर्थ हो गया जिसके आदि में दिव हो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, संस्कृत में कार्य पूरा ऐसे ही चलता है कि आदि में जो व्यक्ति बैठा हो, जो भी बैठा हो, दिव ये धातु है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इस धातु का बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत बड़ा, मतलब ये धातु करीब 10 अर्थों में आती है, मान के चलो। तभी कहते हैं प्रसंग के अनुसार भाषा को समझा जाता है कि क्या प्रसंग चल रहा है। तो नृत्य, अब ये जो नृत्य है ना, ये धातु हो गई जो प्रयोग में आएगी, मूल धातु है नृति। वहां पे चंद्र बिंदु लगा है, तो उसका उच्चारण नासिका से होगा। क्या पढ़ेंगे इसको, नृति। गात्र विक्षेपे, विक्षेप होने में, मतलब विक्षेप का एक अर्थ होता है बिगड़ जाना, तो वही उसमें अर्थ है कि नाचना। अब जैसे हम ऐसे ऐसे हाथ ऊपर करके जो भी प्रक्रिया करके नाचते हैं, तो वैज्ञानिक पद्धति तो यही होगी ना कि आप हाथ ऊपर नीचे कर रहे हो तो उसे ही विक्षेप बोलेंगे, तो वही नाचना, और कुछ नाचना नहीं है। तो बालिका नृत्यति, बालिका नाच रही है या नाचती है। और इसी का अगर हमने, और इसी का हमने लंग लकार में बनाना है,
और लंग लकार में ये सारा दे रखा है मैंने, आगे देख लेंगे। ये रहा लंग। क्या हो गया? बालिका अनृत्यत, बालिका नाची थी। अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, जो भी, और अनृत्य, तू नाचा, तो त्वम अनृत्य, ऐसे करके प्रयोग बन जाएंगे। तो ये हो गई पहली धातु, नृति गात्र विक्षेपे। इसके बाद ना ये जो दिव धातु है, इसका अर्थ मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसका बहुत लंबा अर्थ है जो अभी मैं बताऊं। तो इसको सिर्फ ये है, और यहाँ पे परस्मई पदी ये सारे चल ही रहे हैं, तो यहाँ क्या अर्थ आ गया? चमकना, जुआ खेलना। तो एक बार इसमें दिखाई देते हैं। इस धातु का अब मैं आपको अर्थ सुनाता हूँ जो कि क्रमशः है। देखते हैं एक बार इसको फिर से। दिवु, तो ये धातु है दिवु। ये रही जो इतनी बड़ी सी दे रखी है, तो क्या है? दिवु। इसको क्योंकि वकार के ऊपर जो जो ऊ होता है ना, वही वो चंद्र बिंदु वहां लगी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे? अब मैं पढ़ता हूँ। दिवु, क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। तो इसके इन्होंने पहले अर्थ दे दिए इंग्लिश में। टू प्ले, खेलना। टू गैम्बल, जुआ खेलना। टू डाइस। अब जो चौसर होती है जो महाभारत में खेली गई, वो भी इसी से प्रभावित है। डिजायर टू विन, जीतने की चाह, वही सारे अर्थ में है। इसी में एक अर्थ आता है स्तुति करना, और जुआ खेलना या चमकना, वही उन्होंने वहां दे रखा है। इसमें पुस्तक में दे रखा है उसके अनुसार चलना है। तो चमकना और जुआ खेलना अर्थ बन जाएगा। और इसके रूप ना, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे ह्रस्व ई है, वहां पे दीर्घ ई कार है, बस ये देखना। बाकी इस इस दिवादी गण की एक विशिष्टता यही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये गण बनाए क्यों गए हैं। गण इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि कुछ एक के समान रूप चल रहे थे, तो उन्होंने कहा सबको यहीं बिठा दो। तो यहाँ पे जैसे या आपको दिख रहा है, नृतति भी बन सकता था अगर ये भवादी में होता, लेकिन या जो है ये दिवादी गण की विशेषता है। जैसे यहाँ पे क्या है, या आ गया। अगले धातु देखे, नश्यति। अब नशति होना चाहिए था वैसे तो भवादी की तरह, यहाँ या कहाँ से आ गया? तो वो ये दिवादी है इसलिए या आ गया, बस यही मानो। फिर आगे आता है नाश होना अथवा दिखाई ना देना। तो धातु है णश, वहां पे डा होता है, मूल मूल धातु डा होती है, फिर ना हो जाता है, तो नश पे ध्यान देना। नशयति बनता है, नश्यति बोलेंगे, नशयति नहीं, क्योंकि शकार जो है वो हलंत है। तो नश्यति, नाश होना। तो क्या है? जैसे कि कुछ बोल सकते हैं कि आ, क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल लो नशयति में। तो ऐसे बन गया, इसमें परस्मय पदी दिखाई ना देना, नाश होना। फिर उसके बाद में आता है भ्रमु अनवस्थाने। तो भ्रम धातु है जिसका अर्थ होता है भ्रमण करना। भवान अत्र किमर्थम भ्रमति। अब यहाँ पे दोनों रूप बनते हैं, भ्राम्यति और भ्रमति दोनों, वो मैंने आपको वहां पे लिख के दिखा दिया है, वो अभी पूरा देखेंगे। तो क्या धातु है? भ्रमु अनवस्थाने दिवादि, परस्मैपदी, अस्थिर होना, भ्रमण करना। तो अगर कोई यहाँ इधर घूम रहा है, भवान किमर्थम उद्याने भ्रमति, आप क्यों इस उद्यान में घूमते हो? ठीक है। और आप सब तो भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तम किमर्थम उद्याने, क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये जो नीचे लिखा हुआ है भ्रमंती अथवा भ्रामयंती, वो अभी देखेंगे। तो ये हो गया हमारे चार धातु जो दे रखे हैं आठवें अभ्यास में। नृत्य, नृत्यति, देव दीव्यति, इसको दिव्यति ना बोले, दीव्यति। नश का बन जाएगा नश्यति, और भ्रम का बन जाएगा भ्राम्यति। तो लट लकार में आगे आता है नश्यति, नश्यतः, नश्यन्ति, बस वही समान चलेगा। नश्यसि, नश्यथः, नश्यथ, नश्यामि, नश्यावः, नश्यामि। फिर आएगा आगे भ्रम का। ये मैंने ये कुछ विशिष्ट विशिष्ट धातु ये देख लेना, अगर इसके रूप याद कर लो अच्छे से तो। भ्रमति, अब वैसे ये है कि घूमने के लिए यही धातु है। अटति भी आता है, लेकिन जितनी धातुओं का कोश बढ़ेगा उतना संस्कृत बोलना और लिखना आ जाएगा। देखो मैंने आपको यही बताया था, अगर आप याद करके जाते हो ना और संस्कृत भारती का कहीं एक बार शिविर लगा लेते हो, तो आपके मुख से अपने आप बाहर आने लग जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। तो वही चीज थी मेरे साथ भी, मैंने पढ़ रखा था तो मैं गया, मेरे मुख से आने लगा। लेकिन वैसा वातावरण नहीं होता गृह पे, इवन कॉलेज में भी, चाहे संस्कृत भी पढ़ लो तो होगा, तो हो किसी ऐसे स्थान पे ही जहाँ पे संस्कृत बोल रहे। तो याद कर लो अभी, शिविर लगते ही ऐसा हो जाएगा, अरे मेरे को आती ही नहीं थी, कभी कैसे निकल गया, वो पता चल जाएगा, क्योंकि वैसा संस्कार बैठा हुआ है। तो आगे क्या है?
धातवाह के ये सारे रूप रूप हो गए, 5 हमने याद करने हैं। तो दीव्यति दीव्यतः, वैसे ही देविष्यति, देविष्यति यानी चमकेगा, तो बालकः परीक्षायाम देविष्यति, बालक परीक्षा में चमकेगा भाई। ठीक है, अभी तो वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन वो परीक्षा में जरूर चमकेगा। तो लोट में क्या बनेगा, दीव्यतु। तो भवान अपनी परीक्षायाम दीव्यतु, अथवा दीव्येत, मतलब आप भी वही परीक्षा में चमको, या फिर भवान अपनी क्रीड़ा स्थले, तो क्रीड़ा स्थल में चमको भाई, कहीं ना कहीं तो चमको, फोन में थोड़े ना। तो अदीव्यत, अदीव्यताम अदीव्यन, चमका था, तो ऐसे बन जाएगा। फिर दिव्यत विधिलिंग लगा। नृत्य का बनता है नृत्यति, नर्तिष्यति, नृत्यतु, अनृत्यत और नृत्येत, एक ही प्रक्रिया है। नृत्येत, नृत्येताम, नृत्येयुः, नृत्येः, नृत्येतम, नृत्येत, नृत्येम, नृत्येव, नृत्येम, ऐसे बन जाएगा। तो हो जाएगा अभ्यास वैसे, फिर अगर कर लोगे तो। नश्येत का बना ले, नश्येत, नश्येताम, नश्येयुः, नश्येः, नश्येतम, नश्येत, नश्येयम, नश्येव, जो भी बन रहा है, नश्येयम, नश्येव, नश्येम। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो माइक ओपन कृत्वा पृच्छतु, फिर चले आगे। है किसी को, बाकी भेज दो फिर, क्या कहते हैं हाथ। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अव्ययानी। वैसे एक ही अव्यय दे रखा था, लेकिन उसके पर्यायवाची शब्द दे दिए क्योंकि तृतीय विभक्ति आने वाली थी। तो जो कि है आपको दिख रहा होगा साथ। तो साथ के लिए शब्द आते हैं सह, सार्धम, साकम, समम। तो ये चारों शब्द क्या है, अव्यय है। तो अव्ययानी हो गया, क्योंकि दो द्विवचन की ऊपर जैसी विवक्षा बहुवचन बहुवचन में जाएगी, वो बहुवचन हो जाएगा। तो ये हो गया बात। अब ये यहाँ पे क्यों दे रखे हैं, तो इसका इन्होंने प्रयोजन बिठाया है ग्रंथकार ने, वो होगी तृतीया विभक्ति में पहले ये समझते हैं तृतीया विभक्ति होती क्या। हमने दो प्रकार की विभक्तियां पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी हमने कारक विभक्ति, दूसरी पढ़ी थी उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति वो होती है जो किसी शब्द को देख के हम देखते हैं। जैसे मुझे ये शब्द मिल गया सह, तो ये सह शब्द के योग में मैं कौन सी विभक्ति कर दूंगा, तृतीया विभक्ति कर दूंगा। नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति कर दूंगा, चतुर्थी कर दूंगा। तो ये होगी क्लियर टू क्लियर उपपद। अब दूसरी होती है कारक विभक्ति। कोई भी विभक्ति जो, कितनी विभक्तियां हैं, मतलब कितने कारक हैं, कारक 6 हैं। तो विभक्तियां तो ऐसे 7 हो जाती है यार। तो तो कारक 6 हैं। तो वो जो अर्थ में आ रही है ना विभक्ति, वो उपपद भी होगी और कारक भी होगी, मिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपपद हो सकता है या कारक। एक बार दोबारा लिखना अंकित जी, क्या कह रहे हो, ये कह रहे हो कि कारक और विभक्ति में क्या अंतर है, एक बार दोबारा लिखना। हाँ, तो ये हो गया कारक, और ये हो गया हमारा उपपद। तो अब आगे बढ़ते हैं, लिख दो एक बार। तो उसमें फिर अब देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने दो सूत्रों के, सूत्र तो नहीं दे रखे, परंतु उन्होंने दो वे में एक्सप्लेन करा हुआ है, वही जानते हैं। तो वो क्या है वो देखते हैं। नियम 14, कर्तरीकरणयोस् तृतीया। अब मुझे ये नहीं याद उन्होंने वहां बताया था या नहीं बताया ये सूत्र, लेकिन मैं अवश्य बताऊंगा। तो पदच्छेद आप जानते ही होंगे, श्लोकों की व्याख्या करी होगी, सूत्रों की कहीं ना कहीं तो व्याख्या करी होगी। नहीं करी तो बस ये होता है कि एक सूत्र या फिर श्लोक में क्या क्या पद पद है उसका विभाजन करना। तो उसमें एक पहला पद आता है कर्तरीकरण यो हो, और फिर विसर्ग को क्या हो जाता है स। तो ये नॉर्मल सा विषय है कि ये जो विसर्ग होता है इसको सा हो जाता है। तो किसी को कोई सूत्र पता है, वो विसर्ग वाला विसर्ग संधि का सूत्र कौन सा है जो इसको सा कर देता है। ठीक, तो नहीं पता तो वैसे ये देख लेना। ये रहा। तो विसर्जनीयस्य सह, ये करता है, उसको सकार आदेश कर देता है। तो ऐसे डायरेक्ट सूत्र काम करता है। जैसे अ विसर्ग अकरिंग एट एंड ऑफ अ पद इज कन्वर्टेड टू अ सकार व्हेन फॉलोड बाय अ लेटर फ्रॉम द खर प्रत्याहार। इसलिए आपको प्रत्याहार निर्माण आरंभ में पढ़ा दिए थे। तो ये अगर वैसे लघु सिद्धांत आदि ग्रंथ से पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा है।
तो ये विसर्ग को क्या हो जाता है, सा हो जाता है। तो वहां पे कर्तरीकरण यो हो, यही लिखा हुआ है। और आगे क्या है, सप्तमी द्विवचनम। क्यों? क्योंकि दो है ना, जैसे राम कृष्णौ बनता है, तो रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ। अगर ये नहीं पता तो मतलब दो पदार्थ है तो द्विवचन का प्रयोग होगा। तो कर्तरी यह मूल प्रातिपदिक है। इसका प्रथमा एक वचन में क्या बनता है, इसका प्रथमा एक वचन में बनता है कर्ता। आपने सुना होगा कर्ता, तो उसी का जो मूल शब्द है वो क्या है, कर्तरी। तभी आपने सुना होगा एक्टिव वॉइस को बोला जाता है संस्कृत में कर्तरीवाच्य। नहीं सुना तो आज सुन लो, और ये उसमें दिखा देता हूँ। ये जितने अधिक आप शब्द रूप याद कर लो आगे के लिए तो बहुत अच्छा है। बाकी ये देखो, कर्तरी ऋकारांत पुल्लिंग त्रिजंत, उसको छोड़ते हैं, कर्ता लिखा हुआ है। तो कर्ता यानी करने वाला, द वन हु डूज, जो भी है। हाँ जी, वो लिया अंकित जी, क्या कह पे, जैसे वहाँ ये नहीं होता कि कोई अलग अलग रूप चलते हैं। जैसे क्या होता है, बालक जाता है, बालक के द्वारा जाया जाता है। जैसे बालकः गच्छति, बालकेन गम्यते। तो यहाँ पर कर्मवाच्य भी हो जाता है, भाववाच्य भी हो जाता है। फर्क वहां पड़ता है जहां पर जो प्रत्यय हो रहा हो वो भाव अर्थ में हो रहा हो या कर्म अर्थ में। ये भाव अर्थ क्या होता है, कर्म अर्थ क्या होता है, तो ये अन्यों के लिए, बाकी जिसको नहीं आ रहा होगा वो आगे का विषय है। हाँ जी आनंद जी पूछिए। हम्म। अरे मैं डिफरेंस ना होने का ये अर्थ बता रहा हूँ, जो रूप होते हैं वो सेम चलते हैं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जैसे विशिष्ट व्यवस्था बन जाती है ना, तृतीयावली, वो वहां पे वो नहीं होती। तो ये अकर्मक और सकर्मक की भी वहां पे बात आ जाती है कि लकारों से जो लकार होते हैं वो सकर्मक धातुओं से किस वो अर्थ में, कर्ता अर्थ में और भाव अर्थ में आ जाते हैं। अकर्मक धातुओं से वो कर्म जो भी जिन भी अर्थों में आ रहे हैं, तो उसके अंदर अर्थ का कोई अलग नहीं आता। बस जैसे अब मैं एक बार दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो धातु पाठ। अब यहाँ पे गए, यहाँ क्या लिखा है, कर्तरी लट लकार। तो ये कर्तरी का अर्थ क्या है, कर्तरी का अर्थ है कर्ता में प्रत्यय हो रहा है, कर्ता अर्थ में। जैसे भवती मतलब एक्टिव वॉइस, अभी मान लो ये अर्थ मान लो। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा जो लिखा हुआ है, टू ब्रैकेट 19 के बाद में लिखा है भाव कर्मणो। तो भाव कर्मणो का अर्थ है भाव और कर्म में। यहाँ पे द्वितीय द्विवचन है, तो ये क्या लिखा है, भूयते भूयेते भूयन्ते। अब जब आप भाव का प्रयोग करोगे, भाववाच्य का प्रयोग करोगे या कर्मवाच्य का प्रयोग करोगे, दोनों में यही प्रयोग करोगे। क्यों? तो मैं वही आपको बता रहा था, दोनों के अंदर वाक्य में यानी स्पेलिंग में अंतर नहीं आता, अर्थ में कुछ और अर्थ आ सकता है कि भाई किस अर्थ में प्रत्यय हो रहा है या फिर क्या प्रतिपादन हो रहा है, थोड़ा बहुत। और ये जो अकर्मक और सकर्मक की जैसे उन्होंने बात बोली, तो वो भी बात है। तो जैसे बालकः भवति, बालक होता है, बालकः भूयते, बालकेन भूयते, बालक के द्वारा हुआ जाता है। तो बालक के द्वारा एग्जिस्ट करा जाता है, ये वाक्य का इसमें अर्थ आ जाएगा। तो वो थोड़ा फिर वैसे विषय है। ठीक है, वापस आते हैं इसमें। तो हाँ, इसमें विचार तो बन रहा है था, किसी और ने पूछा था कि इस पे रखेंगे, चलो एक दिन कक्षा, जैसे पहले एक उस पे ना को ना कैसे होता है, उस पे थोड़ा इस पे भी देख लूंगा कभी। तो क्या है, कर्ता कर्तारौ कर्तारः, कर्तारम कर्तारौ कर्तृम। इसको कर्ता कर्तृभ्याम। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, कर्तरी। अभी मैंने वहां क्या पढ़ाया था, अभी जहाँ उसमें धातु पाठ में खोला था, लट लकार कर्तरी लट लकार। तो इसका अर्थ हो गया कर्ता में। क्यों? सप्तमी है। तो वैसे जो कर्ता ने कर्म को बताया था, बताया भी है, ठीक भी बैठेगा कहीं ना कहीं और कहीं गलत भी बैठेगा। तो ये हो गया कर्तरी। और आगे क्या उसमें शब्द लिखा हुआ है, करण यो हो। तो ये हो गया सप्तमी द्विवचनम।
तो जैसे राम योह बनता है तृतीया प्रथमांतम। अब आगे सूत्र का अर्थ समझते हैं। कर्ता में और कर्ण में तृतीया होती है। अब ये मान लो कर्ण में तो हमेशा तृतीया होगी, हमेशा। कर्ण का अर्थ होता है, पहले इसको देखते हैं। कर्ण क्या होता है? क्रिया को, क्रिया के पूरा होने में जो वस्तु, व्यक्ति, मुख्य कारण हेतु है, उसे ही कर्ण कहते हैं। वहां तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मैं बिना हाथों से खा नहीं सकता। आप कहोगे चम्मच से खा लो, चम्मच उठाएगा कौन? आप कहोगे कोई और उठा के खिला देगा, तो वो भी तो हाथों से ही उठा रहा है। मतलब एक नॉर्मल सी वो बात आ गई है। तो उसको हम हेतु बोल देते हैं और उसी को हम कारण बोल देते हैं, जिसको यहाँ पे कारण बोला गया है। कारण का अर्थ होता है जिसके द्वारा क्रिया निष्पादित होती है, मतलब जिस साधन के माध्यम से। जैसे मैं मोटरसाइकिल से जाता हूँ, तो यहाँ पे जो से आ गया वो क्या हो गया? करण हो गया। मोटरसाइकिल अब कुछ भी बना लो भाई, बस, हम बस याने ना विद्यालय में गच्छति, ऐसे हो गया। तो जो भी है बन गया। अब जैसे यहाँ के लिखा है अहम हस्तेन खादामी, मैं हाथों से खाता हूँ। यहाँ पे यदि हाथ नहीं होते तो मेरी क्रिया पूर्ण नहीं होती। अतः तो ये हो गया कर्ण। अब कर्ण, कर्ण के अंदर क्या हो जाएगा? सूत्र आपने याद रखता है कि कर्तरीकरणयोः तृतीया इत्यनेन सूत्रेण अत्र तृतीया विभक्ति भवति अथवा तृतीया विभक्त्याः विधानम भवति। तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे प्रयोग में ला सकते हैं। यहाँ पर कर्तरीकरणयोः सप्तमी द्विवचन। अब इसके आगे क्या देखते हैं? सूत्रार्थ। कर्ता में कर्तरी, हाँ, यहाँ कर्ता में जैसे लिखा है कर्तरी, तभी मैंने वहां पे उसका वो हो जाए सामंजस्य राज्य। अब हम कर्ण तो समझ चुके हैं क्या है। तभी बोला जाता है अहम कंदुकेन क्रीडामी, मैं गेंद से खेलता हूँ। खेलने की क्रिया को पूरा कौन कर रहा है? गेंद। इसलिए से अर्थ हिंदी में आ जाता है। अब हमने ये रट्टा नहीं मारना कि से जो है वो हिंदी में इसलिए आ रहा है, परंतु हमने ये देखना है कि ये जो से अर्थ है वो हिंदी में हमारे को प्राप्त ही वो शब्द हो रहा है, अन्यथा और कोई भी शब्द होता तो हो जाता। जैसे कि ये आंखों से काना है, या आंखों से मतलब ये जैसे हम बोलते हैं, वहां पे भी से आया, वहां पे भी तृतीया होगी, वहां पे भी तृतीया होगी, लेकिन इस सूत्र के द्वारा नहीं होगी, क्योंकि वहां पे क्रिया का निष्पादन नहीं हो रहा, वो तो विकलांगता या दिव्यांगता दिखाई जा रही है। वो आगे एक सूत्र आएगा ये नाम विकार है, शायद अगले अभ्यास के अंदर है, इसमें नवे अभ्यास में, तो वो देखेंगे वहां पे। तो कर्ता में हो गया। अब ये याद रखना कि कर्ता में मात्र पैसिव वॉइस कर्म वाच्य होगा, कर्तरी वाच्य में नहीं होगा। अब वो कर्म और उसकी भाव की चर्चा नहीं करते। तो कर्ता में बस ये याद रखना है कि जब हम तृतीया विभक्ति करते हैं ना कि बालकेन गम्यते, बालक के द्वारा जाया जाता है, तो आपने यहाँ याद रखना है कि कौन से सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? कर्तरीकरणयोः तृतीया। अब इसलिए अच्छा है कि कारक को अच्छी तरह समझने के लिए लघु सिद्धांत से पढ़ लिया जाए कारक। तो वैसे यहाँ से भी ये है कि इतना सामान्य ज्ञान तो हो जाएगा। फिर क्या होगा? शास्त्रीय ग्रंथ में डायरेक्ट प्रवेश लेना कठिन होता है, यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आसान होगा। तो कर्मवाच्य क्या हो गया? मया पुस्तकम पठ्ये, तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। बालकेन पठ्यते, बालक के द्वारा पढ़ा जाता है। अब पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते ऐसे करके जो बनता है वो आगे आप रूप एक दो एक के याद कर लोगे तो अपने आप सारे बाकी के हो जाएंगे। ये स्थिति तो बहुत अच्छी है। तो एक बार इसमें देख लेते हैं वो कहाँ गया। तो वहां पे जैसे पठ्य बना था, यहाँ क्या बन गया? भूये। तो भूयते, भूयेते, भूयन्ते, भूयसे, भूयेथे, भूयध्वे, भूये, भूयावहे, भूयामहे। तो क्या बन जाएगा? हम आवाम वयम, हम आवाम अस्मान, मया वाभ्याम, अस्माभिः, अस्माभिः भूयामहे। अब इसका क्या अर्थ है? हम हम सबके द्वारा हुआ जाता है। हम सबके द्वारा मतलब एग्जिस्ट हुआ जाता है, ये उसमें थोड़ा अर्थ निकल जाएगा। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहला करण, पहला हमने सूत्र पढ़ लिया, कर्तरी करणयोः तृतीया। यदि यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो माइक ओपन कर पूछ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र को समझ के करते हैं कक्षा का समापन। है किसी का? अन्यथा वो भेज दो फिर। आगे जो कि आपको उदाहरण दिख रहे होंगे, सहयुक्ते प्रधाने, ये है सूत्र। अगर अब आपसे कोई पूछे कि सह सार्धम समम साकम के साथ में तृतीया विभक्ति कौन सा सूत्र करता है,
तो वो सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने। तो यार एक प्रसंग आया था अभी लघु सिद्धांत में ही शायद, कि जहाँ पे सह का प्रयोग हुआ था, तब आनंद जी आपने पूछा था कि यहाँ पे सहयुक्त प्रधाने से कैसे तृतीया विभक्ति हो गई। वो आपको याद है वो प्रसंग? तो उससे भी अभी यहाँ पे अच्छी तरह से समझो। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत सकृत। तो यही फिर हो जाएगा यदि हम लोग, वो शाकम होता है, शाकम, शाकम होगा। और यहाँ क्या दे रखा है, शाकम। क्या सही हूँ मैं? शाकम होता है ना, तो बहुत अंतर आ जाता है। तो एक बार, ठीक है चलो कोई नहीं, उच्चारण का सर्चने का करवा रहा था कोई। ठीक। तो सहयुक्त प्रधाने, उसके बाद में पिता पुत्रेण सह गच्छति, जिसके साथ में सह का योग है या फिर इन तीनों शब्दों का योग है, उधर तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अभी आपने यही समझना है। वैसे वहां पे अप्रधान कर्ता बताया गया, प्रधान कर्ता बताया गया, तो वो सूत्र की व्याख्या में मैंने पिछली बार प्रयास करा था कि ऐसे थोड़ा समझा लूं, लेकिन कठिन हो जाता है। तो अभी आपने यही याद रखना है कि जहां पे आपको ये चारों शब्द दिख जाए, वहां पे जिसके साथ में योग है, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी लगा दो। जैसे कि पिता पुत्र के साथ जाता है, तो किसके साथ जा रहा है, पुत्र के। तो साथ का जो जिसके साथ में योग हो जाएगा, वहां पे तृतीया हो जाएगी। अब मैंने तभी आगे नोट में लिखा है, नोट, सह स्वयं तो अव्यय है, परंतु जिस शब्द के साथ इसका योग अन्वय मेल होगा, उस शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। तो ये हो गया कार्य। अब इसमें अगर हम वाक्य देखा जाए तो क्या लिखते हैं, उनका क्या नाम है भैया, ये वाक्य हाँ, तो सह युक्त प्रधान है, ये हो गया 2.3.19, ये इसका हो गया क्रम। तो मैंने आपको बताया था अष्टाध्यायी में देश के अनुसार, मान लो कि ये देश है, तो इसमें तृतीया की अनुवृत्ति पिछले सूत्र से आ जाती है। कर्तरीकरण योज तृतीया से ही तृतीया आ जाता है। अनुवृत्ति यहाँ पे नहीं पता तो कोई बात नहीं, मान लो पीछे से कोई एक शब्द आ जाए। तो ये जो सारे शब्द है, कर्तरीकरण योज तृतीया, ये करण और कर्ता में तृतीया करता है। सहयुक्त प्रधान हमने पढ़ लिया, सह के योग में तृतीया। अब आगे पढ़ेंगे ये नाम विकार, जैसे बोलते हैं ना, ये आंखों से काढ़ा है, अथवा ये पैरों से लूंगा है, या फिर लूला बोला जाता है, पता नहीं जो भी बोला जाता है। तो वहां पे पैरों से, तो से का अर्थ आ गया, मतलब तृतीया तो होनी है, जैसे ही से लगेगा मान लो। तो जैसे कि रामेण, अच्छा यहाँ पे क्या है, रामेण बाणेन हतो बाली। तो यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं, थोड़ा कठिन है। इसके अंदर वो सूत्र कौन सा नेक्स्ट चला गया, हाँ, क्या लिखा है, पुत्रेण सह आगता पिता। तो पुत्र के साथ आया हुआ पिता, या पुत्र के साथ आया पिता, ये है इस लाइन का। तो पुत्र के साथ में है ना अर्थ, तो बस वही सारी बात आ गई। तो यहाँ पे एस.सी. वासु जी की अगर कमेंट्री देखे तो इन्होंने भी यही लिखा है, व्हेन द वर्ड सह विद इज जॉइंड टू अ वर्ड द लेटर टेक्स थर्ड केस, व्हेन द सेंस इज नॉट दैट। अब इसे छोड़ देते हैं, ये थोड़ा देखो, द फादर हैज कम विद द सन, दैट इज क्या अर्थ हो गया, क्योंकि किम पुत्रेण सह आगतः पिता, जो वही हम समझा रहे हैं। द सेम विल बी द रिजल्ट विद द सिनोनिम्स ऑफ सह एज पुत्रेण सार्धम। अब हमने वही चर्चा करी कि सह, साकम, सार्धम, समम, तीन तीनों के योग में वही होगा। तो सिनोनिम्स का क्या हो गया, पर्यायवाची शब्द। तो ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ ले, करे, वरना कक्षा का समापन एक बार वो भेज दो फिर, हाथ वाला। अभी इसको करके भेज देना, यही होगा कि शीघ्र अगली कक्षा कर ले। है किसी का कोई प्रश्न? येनाक्षर समाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः।